जोहार फ्रेंड्स, लर्नर्स गरा झारखंड में आप सबका पुनः स्वागत है। आज है 10 नवंबर 2025 और आज के न्यूज़पेपर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज एंड आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा IEEFA। इसका एक रिपोर्ट आया है जो कि झारखंड को ग्रीन इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करने के बारे में बात कर रहा है। एक मिनिमम वेज का आर्टिकल होगा, फिर वर्ल्ड कप का सेलिब्रेशन अभी खत्म हुआ नहीं है तो उससे रिलेटेड होंगे और बहुत सारे स्पोर्ट्स न्यूज भी देखने को मिलेगा। तो क्लास में आप लोग एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारी चीज़ आज सीखने वाले हैं आप लोग। झारखंड करंट अफेयर्स के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज भी आपको इसमें मिल जाता है। जेपीएससी और जेसीसी के सभी एग्जाम्स के लेक्चर काफी फ्रूटफुल रहेगा। लेट्स गियर अप। और अभी लॉन बॉल में दिनेश कुमार के द्वारा एक वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें स्वर्ण पदक भी जीता गया है लॉन बॉल में। ठीक है, तो इसको भी आगे डिस्कस करूंगा। देखिए, कहा जाता है कि आपके पास ना पैसा होना चाहिए, जब तक जो ऐसे जेब में लक्ष्मीकांत है, सबके प्यारे लाल हैं। जैसे ही पैसा आपके पास खत्म हो जाएगा तो लोग जो है आपको वैल्यू देना बंद कर देंगे। और एक चीज़ तो आप लोग सुने होंगे कि कुछ दिनों के पश्चात जो है लोग जो है आपको ये नहीं पूछते हैं कि आपका हालचाल क्या है, ये पूछते हैं कि आपके पास जो है कितना पैसा है, आप क्या अचीव किए हैं लाइफ में। ठीक है, तो जीवन में कुछ जरूर अचीव कर लीजिए, नहीं तो आने वाला दिन जो है बहुत खतरनाक होने वाला है। लोग आपको वैल्यू देता हुआ नजर नहीं आएंगे, कोई आपका वैल्यू सोसाइटी में नहीं रह जाएगा, क्योंकि सोसाइटी इसी तरह से है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो आपको जो है एक सफल इंसान जरूर बनना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आगे चल के कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज जो है जेएसएससी और जेपीएससी वाला कॉर्नर में भी एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली मैं डाला हूँ। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी सारा चीज़ है एट द 11th आवर में नोबेल प्राइज जो दिया गया था 2025 में, उसको डिस्कस करूंगा। तो आइए देखते हैं आज जो इंपॉर्टेंट डे है, उत्तराखंड स्टेटहुड डे 9 नवंबर को मनाया जाता है। आपको पता होगा झारखंड के साथ साथ दो और स्टेट जो है से अलग हुए थे। एक तो उत्तराखंड था, ठीक है, और एक आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। उत्तराखंड जो है से यूपी से अलग हुआ था और जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। ये सबका अलग अलग डे है। छत्तीसगढ़ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस मैं कर चुका हूँ कि 1 नवंबर को अलग हुआ था। ठीक है, इसका स्टेटहुड डे था, उसी में डिस्कस किया था। जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है उत्तराखंड, ये जो है 9 नवंबर को अलग हुआ था। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और सबका जो है 25 साल पूरा हुआ है, यानी कि सिल्वर जुबली इसका मनाया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तराखंड का कैपिटल कहाँ पे है? देहरादून में है। वर्ल्ड फ्रीडम डे 9 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। और 9 नवंबर को क्या हुआ था कि 1989 में आप लोग पढ़े होंगे, जर्मनी की दीवार जो है गिराई गई थी, तो उसी के उपलक्ष्य में जो है इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड फ्रीडम डे। वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 10 सितंबर को, इसको याद रख लीजिएगा। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे है 10 नवंबर को, ये भी है। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये जो है 10 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल जो साइंस डे सेलिब्रेट हम लोग करते हैं वो 28 फरवरी करते हैं। लास्ट क्लास जब डिस्कस किया था, इस पॉइंट में डिस्कस नहीं किया था। 28 फरवरी को हम लोग नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को ही रमन इफेक्ट खोजा गया था। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग जैसे साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा। तो इतना सारा इंपॉर्टेंट डेज हो गया, ध्यान दीजिएगा। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, जो कि रिपोर्ट है जो मैं डिस्कस किया था IEEFA का। तो झारखंड को जैसे ग्रीन इकोनॉमी बनाने की बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो बोला जा रहा था कि अभी झारखंड में देखिएगा तो बहुत सारे पावर प्लांट सुने होंगे आप लोग, जैसे बोकारो थर्मल पावर स्टेशन सुने होंगे, तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन है, नेशनल NTPC का बहुत सारा प्लांट देखने को मिलेगा। तो ये सब जो है ना आपको ना थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलेंगे, यानी कि सब कोल बेस्ड है। ठीक है, जैसे पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसको जो है शिफ्ट करके जो है ग्रीन इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं। यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट्स हम लोग यूज कर सकते हैं, सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं, यहाँ से हाइड्रो पावर प्लांट जो है लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ का उपयोग करके हम लोग ग्रीन इकोनॉमी झारखंड को बना सकते हैं। और इससे बोला जा रहा था कि इन द लॉन्ग रन जो है झारखंड को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, क्या क्या पॉइंट इसमें बोला गया था थोड़ा सा समझिएगा, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो झारखंड का जो इनकम होता है वह कोल एंड पेट्रोलियम से 32% होता है, जिसका अकेले 17% जो है कोयला से आता है। ठीक है, और इसको अगर हम चाहते हैं कि ग्रीन इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करें तो इसमें आपको 6.7 लाख करोड़ रुपया जो है खर्चा होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। IEEFA यानी कि होता है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल साइंसेज, इसका रिपोर्ट बोला गया है। कब से कब तक? 2026 से 2070 तक का जो है डेटा यहाँ पे बोला जा रहा है। 2070 भी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आपको पता होगा इंडिया का टारगेट है नेट जीरो का 2070 तक, यानी कि 2070 तक हम लोग को क्या करना है? नेट जीरो कर देना है।
नेट जीरो का अर्थ होता है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग इन्वायरमेंट में छोड़ रहे हैं उतना सारा हम लोग जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी कि नेट जीरो कर देंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ होता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है रिपोर्ट में कि 2026 से लेकर 2070 तक झारखंड को जो है 21.52 लाख करोड़ रुपया जो है रुपया लगेगा अगर इसको शिफ्ट करना है आपको ग्रीन इकोनॉमी की तरफ। तो ठीक है कि जो कि हम लोग अभी फॉसिल फ्यूल्स की तरफ देख रहे हैं, कोल माइनिंग है, थर्मल पावर प्लांट है, स्टील प्रोडक्शन है, जो कि आपको पता होगा भारत का कुल स्टील प्रोडक्शन में झारखंड का 20 से 25% योगदान है। तो ये सबको अगर शिफ्ट करना है आपको तो इतना पैसा लगेगा, और भी कुछ लगेगा। 1.05 लाख करोड़ रुपया जो है आपको लगेगा सोशल सपोर्ट में, रिहेबिलिटेशन में और न्यू जॉब्स में। क्योंकि ऐसा अगर आप लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं तो अभी इसमें जो लोग लगे हुए हैं काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए होगा ना, तो उसके लिए भी 1.05 लाख करोड़ रुपया खर्चा होगा। तो पैसा तो लगेगा अगर ग्रीन इकोनॉमी की तरफ इसको शिफ्ट करना है तो। ठीक है, बाकी झारखंड का अगर इंडस्ट्रियल स्टैंड देखिएगा तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का भी जो है काफ़ी जो है संभावना है। बहुत सारे जलप्रपात यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डैम्स है तो वहाँ से हम लोग जैसे हाइड्रो पावर प्लांट लगा सकते हैं। अभी जो बंद माइंस पड़े हैं उसको जो है मतलब जो सॉरी बंद माइंस जो पड़े हैं, कोल माइंस हैं, वहाँ पे हम लोग सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं। तो ये सब काम हम लोग जो है कर सकते हैं जिससे कि हम लोग कार्बन को कम इमिट करता हुआ नजर आएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि झारखंड में इसके संभावना नहीं है, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है ग्रीन इकोनॉमी के लिए, तो इसको हम लोग आगे कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का हम देख लीजिएगा झारखंड में ओनली जो है 12% जो है ग्रीन, जितना भी कैपेसिटी झारखंड का है, जैसे कि 100% अगर झारखंड जो है एनर्जी को क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, तो उसमें सिर्फ जो है ग्रीन इकोनॉमी जो है 12% ही है। बाकी सारा देखिएगा तो ये सब थर्मल पावर प्लांट से आता है। थर्मल पावर प्लांट से जब आएगा तो क्या होगा, तो ये सब तो आपको पर्यावरण में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इमिट करते हुए नजर आएंगे, तो यह पोल्यूशन ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे एक और डेटा यहाँ पे दिया गया था, ये सब आपको न्यूज़पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर जो गया था रिपोर्ट में तो उसमें सारा यहाँ पे लिखा हुआ था कि 217 जैसे कोल माइन झारखंड में है, जो कि करेंटली जो है 101 जो है ऑपरेशनल है, इसमें अभी काम चल रहा है। तो यहाँ से अगर प्रोडक्शन जो है कोल पर होगा 2047 तक, तो कोल का प्रोडक्शन मतलब हाईएस्ट रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है डिक्लाइन हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा ये सब जो है फोसिल फ्यूल्स है, और ऐसा तो नहीं है कि इनकी संख्या जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते जा रहा है, कम ही होता जाएगा। बहुत सारा जो है झारखंड में कोल है मान लेते हैं, लेकिन कितना दिन तक चलेगा भाई, कब तक? ठीक है, जेब में अगर 100 रुपया है, कितना दिन तक चलेगा अगर आप लोग अर्न नहीं कीजिएगा तो फोसिल फ्यूल्स एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएंगे। तो हमको इसको शिफ्ट करना ही पड़ेगा 2047 तक। तो आप लोग पिक पर रहिएगा कि ठीक है इतना दिन तक जो है अच्छे से उत्पादन आपका हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है डिक्लाइन होने लगेगा प्रोडक्शन। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, तो ठीक है, तो जब तो ऐसा तो नहीं होगा कि जब भोज होगा तब कोहड़ा रोपा जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आपको पहले जो है प्लान जो है बनाकर चलना पड़ेगा। 34 बोला जा रहा था कि थर्मल पावर प्लांट्स है, टीपीपीज हैं, ओके, जिसका कोई टोटल कैपेसिटी बोला गया था कि 8,955 जो है मेगावाट से यहाँ पे रखा गया थर्मल पावर प्लांट्स का, एज पर द डेटा ऑफ 2024। तो ये सब जो थर्मल पावर प्रोडक्शन है उसको भी जो है इसका प्रोडक्शन 2023 में पीक तक था। ठीक है, पीक पर था, और जो है ये सब 2040 से तो प्रोडक्शन आपका होगा, लेकिन उसके बाद डिक्लाइन होना या शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोल का सप्लाई ही नहीं होगा, अदर चीज इसका रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं, तो इसको प्रोडक्शन कैसे कर लेंगे भाई। तो ये सब कुछ था झारखंड का। तो देख लीजिएगा इसका की पॉइंट जो कि रिपोर्ट में निकल कर आया था। और यहाँ पे देख लीजिएगा डेटा है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कोल माइनिंग सेक्टर, और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द लो कार्बन सेक्टर। तो यहाँ पे देखिएगा 2026 से लेकर 2017 देखिएगा, तो यहाँ पे 2047 में हम लोग विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं। तो वहाँ तक बोला जा रहा है कि इससे तो आपका जो टोटल लाभ देखने को मिलेगा, इस तरह से इकोनॉमी जो यहाँ पे राइज करेगा, वो तो आपको पीक को देखने मिला 2047 तक। लेकिन उसके बाद जब इसको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो इसका देखिए सप्लाई धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन अगर इसको आप लोग ग्रीन इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, धीरे देखिए इसका जो है प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और इन द लॉन्ग रन 2070 में आप लोग अगर बात कर रहे हैं कि हमको नेट जीरो करना है, तो काफ़ी ये योगदान आपको दे सकता है। और झारखंड को आप लोग को पता होगा पावर हाउस ऑफ द इंडिया बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ पाया जाता है भाई। 40% ओवरऑल मिनरल पाया जाता है, 28% कोल है, 26% आपको आयरन देखने को मिलेगा, 18% कॉपर है, लिथियम का भंडार भी अभी झारखंड में मिला है,
आपको कोडरमा गिरिडीह में। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप लोग ग्रीन इकोनॉमी की तरफ इसको शिफ्ट करा सकते हैं। आगे और कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर जस्ट ट्रांजिशन को अचीव करना है झारखंड में तो क्या क्या है, यानी कि इकोनॉमी को अगर शिफ्ट करना है ग्रीन इकोनॉमी की तरफ तो क्या क्या आप लोग स्टेप्स उठा सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पॉलिसी, यानी कि फाइनेंशियल पॉलिसी को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। बिना पैसा के, जैसा कि मैं शुरू में बोला था, बिना लक्ष्मीकांत के कुछ नहीं होने वाला है, तो उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। ग्रीन सेक्टर सेल बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का जो कंसर्न है, कुछ चिंता होगा, उनको कैसे एड्रेस करना है उस पर ध्यान देना होगा। लैंड का लोकेशन है और अप्रूवल प्रोसेस को आपको ईज करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी बंद पड़े माइंस हैं उसको लैंड का लोकेशन करना होगा। अगर प्रोजेक्ट्स लगाया जाएगा, कंपनी को आपको देना होगा तो उसको लैंड तो देना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको सिंप्लीफाई रूल्स करना होगा। पता चला कि उन लोग लैंड उन लोग को लेना है और 5-5 साल आप लोग लगा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना होगा, जल्दी से उसको प्रोवाइड कराना होगा, तभी इसको जो है से आप लोग अच्छे से मतलब अचीव कर सकते हैं जस्ट ट्रांजिशन को। ग्रीन बजटिंग करना होगा, ठीक है। ट्रैक क्लाइमेट स्पेंड, यानी क्लाइमेट चेंज पर कितना आपको स्पेंड करना है, इस पर ध्यान रखना होगा। फिजिकल प्लानिंग बनाना होगा, ठीक है, फिजिकल प्लानिंग बनाना होगा, बजट रखना होगा सबके लिए ट्रांजिशन गोल को अचीव करने के लिए। और बजट में जो है से ट्रांसपेरेंसी रखना होगा, किसके लिए जो है से कहाँ पे कितना बजट जो है से लगना है। कैपेसिटी बिल्डिंग भी करना होगा। जो वर्कफोर्स है, ऐसा तो नहीं है कि ये सब प्लान बना लिए आप लोग तो काम करेंगे कौन, तो वर्कफोर्स आपको चाहिए होगा, लोग चाहिए होंगे। तो NITs है, IITs है, ITI शुरू है, ITIs हैं, तो सब में वर्कफोर्स को आप लोग ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है, वाया वेरियस इंस्टीट्यूट। बैंक को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, यानी कि बैंक ऋण भी दे सकता है और बैंक इन्वेस्टमेंट भी करता है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे नाबार्ड का नाम, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1982 में हुआ था। वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जो है से हेल्प करता है, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इस क्षेत्र में भी जो है से संभावना है कि बैंक को आप लोग इंक्लूड करके चल सकते हैं और डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस कर सकते हैं, जिसको शॉर्ट में DRE बोलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए इकोसिस्टम भी आपको बनाना होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि सब काम कर रहे हैं तो इकोसिस्टम रहेगा। मैं आपको बोल दूंगा कि आइए मेरे घर खाना खाने, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों को बुला दीजिए, खाना खाने की छोड़िए, मैं आपको बोल दूं कि मैं जो है 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में करने वाला हूं, ठीक है, तो किसी को बिलीव नहीं होगा क्योंकि उतना मेरे पास संपत्ति है नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर इकोसिस्टम आप लोग बनाए होंगे, ठीक है, कोई चीज़ करना है तो इकोसिस्टम करना होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, तभी लोग आएंगे। अगर पता चलेगा कि मैं किसी चीज़ में पैसा लगा रहा हूँ, मुझे नुकसान होगा, तो लोग क्यों जो है उसका उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो नहीं करेंगे। तो लोकल पार्टनरशिप को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, ग्रीन सप्लाई चेन को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा और क्लियर प्रोजेक्ट पाइपलाइन सबको देना पड़ेगा और रिस्क मिटिगेशन भी करना पड़ेगा। लोगों को अगर रिस्क होता है तो उसको जो है ध्यान रखना होगा कि रिस्क उन लोग से कम हो, ठीक है। किसी को जोखिम आ गया तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तभी उठ पाएगा, ठीक है। एक अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा इसको हेल्प करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। MDB कोलैबोरेशन भी आप लोग कर सकते हैं। MD होता है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। एक क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है, ऋण मुहैया कराता है और अगर कहीं पे आपका रिस्क जो है से हो जाता है तो वो कवर भी करता है। तो अगर ग्रीन इकोनॉमी की तरफ हम लोग शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं तो ये बैंक जो है से काफ़ी जो है से क्रूशियल रोल जो है से प्ले कर सकता है लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। ये सब कुछ था। रिपोर्ट जो है से इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, क्या क्या था सारा चीज़ डिस्कस मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। तो ये था झारखंड को ग्रीन इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करने की बात कर रहा हूँ। कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जेनेटिक इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। 2 ट्री है महुआ और टीक का। तो समझिएगा कि इसका जेनेटिक इंप्रूवमेंट यहाँ पे क्यों किया जा रहा है। तो ये सब ना इकोनॉमी के लिए काफ़ी जो है से इंपॉर्टेंट ट्रीज है। जैसे कि सागवान जो है से टीक, उसके बारे में अगर बात कीजिएगा तो इसे इसको टिम्बर बोला जाता है, यानी कि इमारती लकड़ी। कहने का मतलब है कि इससे बहुत सारे फर्नीचर्स के चीज़ बनाए जाते हैं जो कि काफ़ी टिकाऊ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका अगर क्वालिटी इंप्रूव रहेगा तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा और डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा तो इकोनॉमी को बूस्ट होगा, ठीक है। जो इसमें लगे हुए लोग हैं उनका जो है से आय बढ़ेगा, ठीक है। तो यही तो पर्पस है, लोगों का आय बढ़ाना स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। बाकी महुआ देखिएगा तो एक ऐसा ट्री है जो कि लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करता है। जैसे कि अगर समझिएगा तो महुआ आप लोग सुने होंगे ना, महुआ का जो फल होता है उसे तो आप लोग हड़िया का नाम सुने होंगे, तो वो भी बनाया जाता है जिससे लोकल इकोनॉमी मतलब लोग गांव में बेचते हैं तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। साथ ही साथ इसका पाउडर यानी कि चारा का जैसा भी यूज किया जाता है और इससे इथेनॉल भी बनता है, तो इसका काफ़ी इंडस्ट्रियल यूज हो जाता है। तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा अगर ये सब जो ट्रीज है उसका जेनेटिक इंप्रूवमेंट होता है। और ये सब जो जेनेटिक इंप्रूवमेंट किया जा रहा था वो झारखंड और जो पश्चिम बंगाल के ट्रीज हैं उसमें किया जा रहा था,
ठीक है, 3300 पौधे यहाँ पे लगाए गए थे। सब कुछ आप लोग रीड कर लीजिएगा, PDF डाउनलोड कीजिएगा तो ओके, थोड़ा बहुत बता दिया, इसको आइडिया रखेगा। अब शहरी निकाय का ICD प्लान बनेगा, ठीक है। ICD प्लान ये होता है इंटीग्रेटेड सिटी डेवलपमेंट प्लान। इंटीग्रेटेड सिटी डेवलपमेंट प्लान अभी झारखंड में देखिएगा, डेटा कहाँ से उठाया गया, डेटा देखिए यहाँ पे झारखंड में कुल जो है से शहरी स्थानीय निकाय देखिएगा, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडी जिसको आप लोग बोलते हैं, वो जैसे 50 है। नगर निगम यहाँ पे 9 देखने को मिलेगा। नगर परिषद संख्या यहाँ पे 20 है, डेटा गड़बड़ है। और नगर पंचायत भी आपको 21 देखने को मिलेगा, सॉरी 20, तो 20-20-40 अब एक झारखंड में नाक है, नोटिफाइड एरिया कमेटी, जो कि जमशेदपुर है, ठीक है, याद रखिएगा, ये नगर निगम में नहीं है। तो टोटल जो 50 जो अर्बन लोकल बॉडीज है, उसमें जो है 49 अर्बन लोकल बॉडीज में बोला जा रहा था कि ICD प्लान बनेगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान बनने वाला है। इसमें क्या होगी, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे किया जाएगा, देखा जाएगा कि शहर में जल आपूर्ति यानी कि वाटर सप्लाई कैसा है, सड़क सही से है कि नहीं, जल निकासी प्रक्रिया देखेंगे, सीवरेज सिस्टम को देखा जाएगा, लाइटिंग वाइटिंग जो है सही से वर्क कर रहा है कि नहीं रोड पर, तो सारा चीज़ को देखा जाएगा। उसके लिए ICD बनने वाला है, इंटीग्रेटेड सिटी डेवलपमेंट प्लान। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। कुल जो है शहरी निकाय 49 जब अगर बोलेगा ना तो ध्यान रखिएगा, और नोटिफाइड एरिया कमेटी को यानी कि जमशेदपुर को इंक्लूड वह नहीं करता है, तब आता है, जैसे कि यहाँ भी लिखा गया होगा 49 शहरी स्थानीय निकाय। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सब किया जा रहा है, यह प्लान बनाया जा रहा है। तो डेटा याद देखिएगा, नगर निगम कितने हैं, नगर परिषद, नगर पंचायत, नोटिफाइड एरिया कमेटी है, टोटल जो है से अर्बन लोकल बॉडीज कितने हैं। अब देखिए ये डेटा निकल कर आ रहा था यहाँ पे विभाग के द्वारा, यानी कि जो श्रम नियोजन और जो प्रशिक्षण विभाग है उसके द्वारा ये जो है से अधिसूचना जो है से जारी किया गया है। उसमें मिनिमम वेज जो होता है, 4 तरह का यहाँ पे कैटेगरी है। एक तो है यहाँ पे अकुशल है, अर्धकुशल है, कुशल और अति कुशल। वो सबको आपको श्रेणी क, श्रेणी ख, ये सब में जो है से बांट कर जो है से उसका उन लोग का जो है से वेज को जो है से मिनिमम वेज को जो है सेट किया गया है। अब जो डेटा लिया गया, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसका जो औसत पॉइंट है जून 2025, ठीक है, उसके डेटा के अकॉर्डिंग जो है से इसका तैयार किया गया है मिनिमम वेज। और ये जो है से 1 अक्टूबर 2025 से जो है से ये प्रभावी होगा, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, 1 अक्टूबर 2025 से। अब यहाँ पे देखिएगा तो मिनिमम वेज को ना सेट किया गया, कुशल है और मतलब अकुशल है, अर्धकुशल है, कुशल है, अति कुशल है। तो ये सब के लिए डेटा यहाँ पे दिए गए थे 487 रुपये, 511, 674 और 770 रुपया जो है से यहाँ पे दैनिक होने वाला है, यानी कि पर डे होने वाला, मतलब पहले था, अब बढ़ाकर यहाँ पे किया गया, तो सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ पड़ दिया, 502 रुपया, 527, 694 और 800 रुपया किया गया है, जो कि ओरिजिनली इतना था। यह क्रमशः है, देख लीजिएगा, और कुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल के लिए तो पैसे यहाँ पे बढ़ाया गया है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उसका भी सरकार जो है ध्यान रख रही है। ये सब जो है अकुशल श्रमिकों के 15 और अति कुशल के लिए 30 रुपया जो है मजदूरी बढ़ा है। इस बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा जो है अधिसूचना जारी किया गया था, तो अब जो है लोगों को पैसा थोड़ा सा बढ़ गया है। कब से लागू होगा बता दिया, 1 अक्टूबर 2025 से ये प्रभावी होने वाला है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो औसत बिंदु था जून 2025, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है इसको सेट किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, जो पुरुष और जो महिला है सबके लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया जाएगा। और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है आर्टिकल 39D में है, ठीक है। DPS यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से लेकर 35, उसमें एक आर्टिकल देखने को मिलेगा 39, जिसमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। तो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लोगों को प्रोवाइड कराए। तो यहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस दिया गया है कि अगर कोई पुरुष और महिला काम कर रहे हैं तो दोनों को जो है समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, ठीक है। एक बार मेरे घर इंटरेस्टिंग हुआ था, घर में जब काम लगा था तो एक महिला आई थी काम करने, तो उन लोग को उस समय जो चला था, मतलब जो चलता था मजदूरी, वह शायद 300 रुपये के आसपास चलता था। तो उसको मम्मी 250 दे रही थी क्योंकि वो लेडी थी। हम बोले कि ऐसा मत करो भाई, इन लोग को भी जो है 300 दो, क्योंकि इन लोग भी इससे सेम काम किया है। ओके, तो ऐसा देख सकते हैं स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अगर इक्वल वर्क कोई करता है तो इक्वल पे उन लोग को मिलना चाहिए। आर्टिकल 39D इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1 अक्टूबर 2025 से यह प्रभावी है, ठीक है। तो डेटा तैयार किया गया था किसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा रिवाइज किया गया है, श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा, इसको याद रखिएगा। लॉन बॉल में झारखंड के दिनेश कुमार है, वह स्वर्ण पदक जीते हैं। ये मलेशिया में हो रहा था के कुआलालंपुर में ना वर्ल्ड कप बॉलिंग यानी कि लॉन बॉल प्रतियोगिता हो रहा था, उसमें जो है गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया है। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। मलेशिया कैपिटल तो यहाँ पे कुआलालंपुर बता दिया गया, करेंसी इसका रिंगिट देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, मलेशिया।
श्रेयांश चक्रवर्ती, कोई थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, प्रयागराज में चल रहा था सब जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक प्रतियोगिता, ठीक है। अंडर 12 में श्रेयांश चक्रवर्ती के द्वारा जो है से यहाँ पे कांस्य पदक जीता गया है। थोड़ा सा याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है झारखंड एग्जाम में, जेएसएससी पागल है, कुछ भी कभी कभी पूछ देती है। और जेपीसी में देख लीजिएगा, जो डेटा आता है वो बहुत ही उटपटांग टाइप से भी डेटा भी कभी कभी ना पूछ देते हैं। आपको लगेगा नहीं कि इतना टफ डेटा पूछा जाएगा, लेकिन पूछ दिया जाता है। इसीलिए डेटा को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी डेटा यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। झारखंड में अभी बोला जा रहा था कि बहुत सारे जो ऐसे जो केंद्रीय कारागार यानी कि जो जेल हैं उसमें बंद पड़े कैदी हैं, उसके लिए वार्डन, ठीक है, वार्डन नहीं यानी कि जो कक्षपाल बोलते हैं वह सब जो है से नहीं है, जबकि सीट बहुत सारा खाली है ये सब पोस्ट। लेकिन सरकार के द्वारा पता नहीं क्या कर रही है सरकार, समझ ही नहीं आता है, भर्ती नहीं किया जा रहा है। ये न्यूज निकल कर आया था। तो ये बात ध्यान रखिए कि झारखंड में जो केंद्रीय कारागार है वो जो ऐसे 7 है। रांची, ये रांची आपको देखने को मिलेगा बिरसा मुंडा जी के नाम पर है, जो कि होटवार में है। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल इसको बोलते हैं। हजारीबाग देखने को मिलेगा, ये इसको जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हजारीबाग से ही वह लापता हो गए थे, मतलब भाग गए थे यहाँ से निकलकर। जमशेदपुर में है, दुमका में, देवघर में, गिरिडीह में, और एक मेरा पलामू में भी सेंट्रल जेल है। टोटल 7 सेंट्रल जेल झारखंड में, इस बारे में आइडिया रखिएगा। JSLP से होता है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। 2009 में इसकी स्थापना किया गया था। इसके तहत जो है दीदी की दुकान जो है योजना मतलब संचालित है, और इस योजना की शुरुआत 2018 में किया गया था। प्रिमिटिव जो पार्टिकुलरली जो वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उसके लिए, ठीक है। तो आजीविका के लिए है, और ये महिला सशक्तिकरण के लिए जो है में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। ये भी कुछ न्यूज निकल कर आ रहा था, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि दीदी की दुकान योजना 2018 में शुरू किया गया था। PBT के लिए ध्यान रखिएगा, और ये जो है JSLPS के द्वारा संचालित है, जिसके स्थापना 2009 में किया गया था, ठीक है। तो ये बोला गया था यहाँ पे कल्याण और महिला सशक्तिकरण के लिए एक मील का पत्थर है। AGC की जमीन का भी मैपिंग किया जा रहा है। बोला जा रहा था कि जमीन इसके पास कितना है, कितना अतिक्रमण हुआ है, इसकी जिम्मेदारी जो है इसरो को दिया गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा क्या चल रहा है झारखंड में। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आएगा तो इसके बारे में फिर से डिस्कस कर दूंगा। AGC की स्थापना 1958 में किया गया था, पूर्वी चेकोस्लोवाकिया की मदद से, रांची में है। अब देखिए JSSC और JPC कॉर्नर में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं 2024 GS पेपर 2 से, ठीक है। क्वेश्चन था झारखंड में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जैसे कहाँ पे है, तो ये आपको बोकारो में देखने को मिलेगा, ठीक है। बोकारो स्टील सिटी, जिसको बोकारो स्टील लिमिटेड भी आप लोग बोलते हैं। झारखंड में 2 स्टील सिटी है, एक बोकारो और एक जमशेदपुर, ठीक है। बाकी यहाँ पे नीरज कुमार मिश्रा जी हैं, इनके बारे में याद रख लीजिएगा। नीरज कुमार मिश्रा जी का पूछा गया है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये जो है शतरंज से रिलेटेड है। और एक दीप सेन गुप्ता का नाम आप लोग मत भूलिएगा, ये दोनों पर्सन जो है जमशेदपुर से हैं, दीप सेन गुप्ता और नीरज कुमार मिश्रा, ठीक है। ये सब जो है शतरंज के प्लेयर हैं। भारतीय हॉकी टीम ने यहाँ पे बोला गया कि जयपाल सिंह की कप्तानी में 1928 में ओलंपिक में जो है कौन सा मेडल जीता था, तो गोल्ड मेडल जीता गया था, पता होगा। और कुछ दिन पहले मैं डिस्कस किया था कि 8 गोल्ड मेडल जो है झारखंड के द्वारा भारत के द्वारा जीता गया है ओलंपिक में। भी डिस्कस में कर रहा था कुछ दिन पहले, आपको याद होगा अगर रेगुलर होंगे तो। 8 गोल्ड से यहाँ पे जीता गया था, उसमें प्रथम जो जीता गया था वह जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा ही जीता गया था। उस समय चल रहा था एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928, ध्यान रखिएगा। एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड का कैपिटल है, ठीक है, नीदरलैंड का कैपिटल है एम्स्टर्डम। अब देखते हैं कुछ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। देखिए, मुंबई से सिलीगुड़ी तक क्रिकेट की नायिकाओं का जोरदार स्वागत हो रहा है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जो है इनको प्राइज दे रही है, कुछ को जो है जॉब भी ऑफर किया जा रहा है। क्या हुआ, देखिए एक शायद मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, SSC या फिर रेलवे में एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था, एक प्लेयर का नाम दिया गया था और पूछ दिया गया था कि वो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो ये सब प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये जो लेक्चर मैं दे रहा हूँ सिर्फ झारखंड के एग्जाम में ही आपको हेल्प करेगा। अगर SSC रेलवेज का भी एग्जाम अगर दे रहे होंगे या फिर अदर स्टेट PCS का एग्जाम देंगे तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो लेक्चर को इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई चीज़ आपका छूटे नहीं। अगर इस लेक्चर में आप लोग कंटिन्यू रहिएगा तो सब चीज़ जो है धीरे धीरे प्रोवाइड कराया जाएगा। लोग अभी उतना देख नहीं रहे हैं, क्योंकि लोगों का भी गलती नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा। झारखंड में सिचुएशन इस तरह से खराब है कि लोग आखिर करें तो करेंगे, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पढ़ें या फिर नहीं पढ़ें, लोग खुद असमंजस में हैं, ठीक है। तो आप लोग को मैं यहाँ पे कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। देखिएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है अवार्ड किया है कैश प्राइज 2.25 करोड़, किसको किसको, स्मृति मंदाना को, जेमिमा रोड्रिग्स को और राधा यादव को। 3 प्लेयर्स जैसे महाराष्ट्र के हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी एंड जो श्रीचरनी हैं उनको कैश प्राइज दिया गया 2.5 करोड़ के द्वारा, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा।
ऋचा को डीएसपी का भी पद जो है से ऑफर किया गया है बंगाल में, और इनको बंगा भूषण सम्मान भी दिया गया है। याद रखिएगा, बंग भूषण सम्मान कौन सरकार देती है? तो यह पश्चिम बंगाल द्वारा देती है, और 34 लाख रुपया भी दिया गया है। और ये टीम के जो कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर, पंजाब से रिलेटेड है, इनके बारे में याद रखिएगा। अच्छा, कोच कौन थे? वर्ल्ड कप जो टीम अभी जो जीती उसके कोच कौन थे, जरा ये बताइएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको मैं डिस्कस अब तक नहीं किया हूँ, कभी मैं डिस्कस कर दूंगा। ओके, तो हो गया, ये भी देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहा था साइंस एंड टेक में, आपको हेल्प करेगा, थोड़ा सा अंदर भी जाकर मैं डिस्कस करूंगा। डीएनए की संरचना की खोज करने वाले वाटसन ही रहे। अगर आप लोग जनरल साइंस पढ़े होंगे तो आप लोगों ने ऐसे पढ़ के निकल गया होगा कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है उसका खोज किसने किया था? तो वाटसन एंड क्रिक, बस इतना ही पढ़ के आप लोग निकल गए होंगे। तो अभी 2 पर्सन थे वैसे, डीएनए की जो खोज किया गया था वो किया गया था 1869 में फ्रेडरिक मीसर के द्वारा, याद रख सकते हैं आप लोग। उसके बाद 1953 में जो जेम्स वाटसन है और फ्रांसिस क्रिक, तो ये 2 पर्सन हैं, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, उन्होंने डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है उसके बारे में जो है इसकी खोज किए थे, व्याख्या किए थे। तो उसमें जो पर्सन थे जेम्स वाटसन, ये जो है अब जो है यह नहीं रहे हैं, रिप बन गए हैं, यानी कि रेस्ट इन पीस चले गए हैं। तो इसके बारे में न्यूज निकल कर आ रहा था, इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। और इनको यहाँ पे देखिएगा तो शिकागो में जन्म हुआ था 1962 में, जो है ये इनको नोबेल मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था। किस क्षेत्र में मिला होगा? तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री में मिला होगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता इसमें है नहीं, ठीक है। ये देखिए, डीएनए का इस तरह से हेलिक्स मॉडल देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो डीएनए है इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और ये जैसे गुणसूत्र में पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, जो कि जेनेटिक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। माँ बाप में जो कैरेक्टर्स होगा वो भी वो जैसे बच्चों में परिलक्षित होता है, इसको हम थोड़ा सा याद रखिएगा। और आदमी में 46 जो है गुणसूत्र होता है, यानी कि 23 पेयर, ठीक है। ये सब कुछ याद रखिएगा। तो वाटसन ने किया गया क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है साइंस में, डीएनए का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, कितना पेयर ह्यूमन में पाया जाता है सब देख लीजिएगा। तो साइंस एंड टेक पर्सन न्यूज में क्वेश्चन है। अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का। तो अभी वंदे मातरम का 150 साल पूरा हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, सारा याद रखिएगा। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आनंद मठ के बारे में, और सारा चीज़ डिस्कस किया था कि जो है क्या हुआ था सन्यासी विद्रोह, तो बहुत सारी चीज़ में वंदे मातरम से डिस्कस किया था। तो उसमें अभी गवर्नमेंट द्वारा बार बार चलाया जा रहा है कि इसमें जो है संशोधन किया गया था 1937 में, और अभी चुनाव चल रहा है तो आपको पता होगा ये सब काफ़ी मुद्दा यह बन जाता है, ठीक है। तो 1937 में आपके लिए वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू चीज़ें, बस याद रखिए कि 1937 में इसमें कुछ संशोधन किया गया था। एशिया महाद्वीप का सबसे खुशहाल शहर अभी मुंबई बना है, सेकंड पे बीजिंग है, संघाई है, उसके बाद चिराग माई है जो कि थाईलैंड में पड़ता है, एक हनोई है, वियतनाम कैपिटल हनोई है ना। उत्तराखंड का स्थापना जो यहाँ पे डाल दिया 9 नवंबर 2000 को जो इस शहर में किया गया था। रजत जयंती मनाया गया 2025 में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44, NH-7 अब नहीं है, NH-44 है, जो कि कन्याकुमारी से श्रीनगर तक आपको देखने को मिलेगा। लेंथ इसका इतना यानी कि 3745 किलोमीटर है, 11 राज्य को यह कवर करता है। सितारा देवी अभी न्यूज में आई थी, ज़्यादा इसके बारे में रीड नहीं किया था, शायद इनका या तो पुण्यतिथि हो गया तो जन्म दिवस होगा, नोट इंपोर्टेंट, बस याद देखिए कथक इनको साम्राज्ञी बोला गया है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये संज्ञा इनको दिया गया था, कथक साम्राज्ञी। कथक कहाँ क्या है? तो कथक जैसे नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, एक क्लासिकल डांस की कैटेगरी में है कथक, याद रखिएगा। कथकली से इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये सब जो है केरला का है। इनके पिता पंडित सुखदेव महाराज हैं, ये भी जैसे कथक से रिलेटेड है, याद रखिएगा। हाँ, कुछ दिन पहले मैं डिस्कस किया था, मतलब पूछा था क्वेश्चन कि जो सिख धर्म के कौन कौन से गुरु का हत्या किया गया था मुगल सम्राट के द्वारा। तो औरंगजेब के द्वारा, याद रखिएगा, सिख के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, उनको जैसे फांसी दिया गया था ना। और एक 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव, उनका जो है हत्या औरंगजेब के द्वारा कराया गया, जहांगीर के द्वारा कराया गया था। 2025 में G20 का बैठक होने वाला है 22 से 23 नवंबर 2025 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो याद रखिएगा, अफ्रीकी महाद्वीप में ये पहली बार जैसे बैठक हुआ है, जिसका विरोध जैसे अभी कौन कर रहे हैं? तो हमारे प्रिय चचा डोनाल्ड ट्रंप जी, ठीक है। तो विरोध कर रहे हैं कि भाई ये कैसे आप लोग कर सकते हैं, अफ्रीका में कैसे करवा दीजिए G20 में। G20 में इंडिया मेंबर है, जबकि G20 का इंडिया मेंबर, G7 का इंडिया मेंबर नहीं है। पहले G8 हुआ करता था, लेकिन रसिया यूक्रेन के वार के चलते इसको जो है हटा दिया गया। भारत के 91 ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल VS, इनका नाम है। फिलीपींस में आयोजित हुआ था 6ठी आसियान व्यक्तिगत चैंपियनशिप, उसमें जैसे जीत कर जो है आए हैं, ठीक है।
91st ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के, 3 के बने रहिएगा। राहुल वीएस इनका नाम है, ठीक है। कौन सा पदक जीता गया था, डाला हुआ नहीं है, इसको मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। चैंपियनशिप जीते को तो गोल्ड मेडल मिला होगा, देखते हैं एक बार न्यूज में। फिलीपींस का कैपिटल मनीला देखने को मिलेगा ना, याद रखिएगा। फिलीपींस का कैपिटल मनीला है, जो कि एडीबी का हेडक्वार्टर भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो ये डेट था 19 जनवरी 2009। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टोटल देख लीजिएगा, राष्ट्रपति शासन जो होता है, जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, आर्टिकल 356, ये जैसे झारखंड में 3 बार इंप्लीमेंट किया गया है। 19 जनवरी 2009 को जो है से लगा था, मतलब 30 दिसंबर 2009 तक लगा था। सीएम उस समय शिबू सोरेन थे और सैयद सिद्दीकी उस समय गवर्नर थे। सेकेंड टाइम लगा 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक, शिबू सोरेन के ही टाइम में एमओएच फारूक उस समय जो है से राज्यपाल थे। 18 जुलाई 2013 से लेकर 13 जुलाई 2013 तक थर्ड बार लगा अर्जुन मुंडा का टाइम में, और सैयद अहमद उस समय जो है से झारखंड के गवर्नर थे। इसके बारे में अच्छा से देख लीजिएगा। तो आर्टिकल 356 है, जिसको स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। आर्टिकल 352 जिसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, और आर्टिकल 360 है, जिसको जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं। तो भारत में अब तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी किसी भी स्टेट में नहीं लगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूनीशिया डिस्कस किया था कुछ दिन पहले कि 48 जो है मजदूर हैं, उनको जो है भारत में भेज दिया गया, क्योंकि वहाँ पे झारखंड में भेज दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे फंस गए थे। तो ट्यूनीशिया बताइएगा कि किस महादेश में है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। डिटेल में डिस्कस करूंगा, मैप के थ्रू भी इसको दिखाऊंगा आपको, ठीक है, ट्यूनीशिया को। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिएगा कि ये कहाँ पे है। वहाँ पर डिस्कस किया था मैं कि वो इस कंटिनेंट में फंसे थे। बाकी 2025 का नोबल ये जो है प्राइज है 2025 का, वो देख लीजिएगा। यहाँ पे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है ना नोबल प्राइज। नोबल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1901 से ये दिया जा रहा है। डायनामाइट का आविष्कार किया गया था अल्फ्रेड नोबल के द्वारा 1866 में, तो उन्हीं की स्मृति में इस प्राइज को दिया जाता है। मेडिसिन है, फिजिक्स है, लिटरेचर है, पीस है, और उसके बाद इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स का जो नोबल प्राइज है, वह सबसे बाद में शुरू किया गया था 1869 में, ठीक है। और इसको जो है द सर्विजिस रिस्क बैंक प्राइज भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि इस प्राइज को, मतलब कौन सा प्राइज जिसको इस प्राइज के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पे सेवेरिजेज रिस्क बैंक प्राइज बोला जाता है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स को। यहाँ पे ना आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, तो आप लोग पढ़े भी होंगे, ये मैं डाल दिया हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पीस वाला, मारिया कैरिना मचादो, ये जो है धूम मचा दी थी, तो याद रखिएगा पीस के क्षेत्र में दिया गया है। ये एकमात्र इंडिविजुअल है, तो क्वेश्चन इनसे बनने के चांस ज़्यादा है। पीस में वेनेजुएला की पर्सनालिटी, ये बात याद रखिएगा। पीडीएफ में आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। एक बार मैं ही बताऊंगा तो याद तो रहेगा नहीं, ठीक है। रिवीजन इसको कर लीजिएगा। नोबेल प्राइज आप लोग को 2 साल का, 2024 का और 2025 का, 2 साल का कवर करके जाना है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज क्लास के लिए इतना ही। क्लास को अब मैं शॉर्ट में डिस्कस कर दिया, ठीक है। मतलब काफ़ी जल्दी इसको मैं खत्म कर दिया, क्योंकि ज़्यादा मैं इसको लेक्चर को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगेगा आप लोग बताइएगा। मिलेंगे अगले क्लास में। 2 या 3 दिन के अंतराल पर इस लेक्चर को प्रोवाइड कराया जा रहा है। वंदे